नमस्कार मित्रों, आप इस समय देख रहे हैं रिंजा सामंता वेदर अपडेट एंड फोरकास्ट। और आपका स्वागत है एक बार फिर मेरे चैनल पर। आज जैसे 5 मई है, और इस वीडियो में मैं अगले 24 से 48 घंटों के मौसम की बात करूंगा, या कम से कम मतलब आगे 24 से 48 से 3-4 दिन होगा, क्योंकि ये जो हफ्ता होगा हो सकता है इसमें आपको वीडियो ना भी मिल पाए, यानी कि थोड़ी सी संभावना कम है कि मैं वीडियो डाल पाऊँ इस हफ्ते। पर मैं कोशिश तो करूंगा, क्योंकि इस हफ्ते थोड़ा यानी कि जो बड़ा डेवलपमेंट है वो बंगाल की खाड़ी में होने वाला है। अभी मैं इस वीडियो में उसके बारे में बता बता रहा हूँ आ रहा हूँ। अभी तो पहले आप ये जो सैटेलाइट चित्र है, जो सैटेलाइट इमेज है भारत का, वो आप देखिए। तो इधर से आप देख पा रहे होंगे इस बार मई में काफी ज्यादा अफवाह देखने को मिला। अप्रैल और मई में, अप्रैल का महीने में 4 बड़े पश्चिमी विक्षोभ आए, जिन्होंने यानी कि भारत को काफी जो है बारिश की गतिविधियां देखने को मिली। इस बार हमने देखा कि उत्तर और मध्य भारत के कई इलाकों में काफी बारिश की गतिविधियां देखने को मिली। और जो बर्फबारी है वो भी यानी कि काफी ज्यादा हुई है। तो इस बार क्या हुआ कि जो पश्चिमी विक्षोभ, आमतौर पर क्या होता है कि गर्मियां आते आते ये जो जैसे सूर्य ऊपर की तरफ मूव मूव करने लगता है, जो सन जो सोलर इंसुलेशन बढ़ने लगता है, जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तरफ वो सन आने लगता है, तो क्या होता है जारे सारे वेदर सिस्टम्स जो इस प्रकार आते हैं, सीजनल वेदर सिस्टम्स, वो ऊपर चले जाते हैं। ये पश्चिमी विक्षोभ भी ऊपर इसलिए चले जाता है, ऊपर की तरफ जो भारत की तरफ आ रहे होते हैं वो साउथ रशिया चाइना इस तरफ चले जाता है, और इधर जो ITCZ होता है वो भी धीरे धीरे ऊपर आने लगता है। और फिर वो तो आपको पता है ऊपर आता है, तो फिर भारत का मानसून आता है, तो जब पीक उत्तरायण हो जाता है जून जुलाई के महीने में, तो उस समय पूरा ITCZ गंगा के मैदानी इलाकों में पहुंच जाता है। तो इस बार हमने देखा एक अपवाद है कि जो पश्चिमी विक्षोभ है वो लगातार आए, अभी भी आ रहे हैं। अभी भी ये वाला जो पश्चिमी विक्षोभ है वो यानी कि आ रहा है। और इसी के चलते जो पहाड़ जैसे बद्रीनाथ केदारनाथ वगैरह ये जो होते हैं, यानी कि अक्षय तृतीया के बाद एक खुल जाते हैं, क्योंकि उसके बाद यानी कि एक तो वो काफी जो है पवित्र पर्व होता है, और उसके बाद यानी कि गर्मी भी बढ़ने लगती है, बर्फबारी भी नहीं होती है। पर इस बार हमने देखा अक्षय तृतीया के बाद भी, यानी कि अप्रैल के एंड में भी बर्फबारी देखने को मिला, हिमपात देखने को मिला पहाड़ों में। साथ ही जो अभी भी जो मई के शुरुआत में भी देखने को मिल रही है, और इस बार भी जो पश्चिमी विक्षोभ आ रहा है, हो सकता है कि ऊंचे पहाड़ियों में अभी भी बर्फबारी आपको देखने को मिल जाए। पर जाहिर सी बात है, यानी कि ये एक तो अबर है, पर जाहिर सी बात है कि यानी कि जब अभी काफी जैसे सूर्य का जो तेज बढ़ते जा रहा है, तो यानी कि मई के मिड के बाद तो बर्फबारी की संभावना एकदम नेग्लिजिबल हो जाती है, और जून के महीने से तो लगभग आप कह सकते हो बंद ही हो जाती है बर्फबारी। तो अब जो चार धाम यात्रा यानी कि इसलिए स्थगित कर दी गई है, क्योंकि इस प्रकार जो बर्फबारी के चलते यानी कि जो यहाँ पर जाना, यानी कि जो थोड़ा यानी कि दुर्गम है यहाँ पर पहुंचना, इन सारे इलाकों में जो चार धाम यात्रा अभी काफी ज्यादा कठिन हो रहा है बर्फबारी वगैरह के चलते। और ठंड भी इसलिए उतनी कम नहीं हुई है बर्फबारी के कारण। तो अभी भी जो ये सारे इलाके ये बंद है, तो अभी हो सकता है कि आगे खुले, पर अभी और थोड़ा समय लग सकता है, क्योंकि ये अपवाद ही है, ये प्राकृतिक जो है, आप कह सकते हो कि आपदा या जो ये कुदरत का खेल है, तो इससे हम इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। तो ये इसी प्रकार, इसलिए मैं आपको बस रीजन बता रहा था कि क्यों इस बार भारत में इस प्रकार बारिश की चीजें देखने को मिल रही थी। तो ये ऐसे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहे हैं, और इसी के चलते क्या हो रहा है कि ऐसे सर्कुलेशन बन रहा है यहाँ पर। चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र उत्तर भारत में, मध्य भारत में एक ट्रफ रेखा जा रही है दक्षिण मध्य भारत तक, और बारिश की चीजें देखने को मिल रही है। और ट्रफ रेखा बनने से आपको बताया कि बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, दोनों तरफ से मॉइस्चर मिलता है और बारिश की चीजें देखने को मिलती है। तो ये हुई यहाँ की बात। और अब यानी कि बात करते हैं जो और यानी कि वेदर सिस्टम्स की। आगे अभी मैं बात करूं तो यहाँ पर आप देखिए, और बादल बादल में अभी आपने देखा होगा कि मध्य भारत से धीरे धीरे बादल हट रहे हैं, दक्षिण भारत में ज्यादा बादल है, क्योंकि यहाँ पर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन है, ट्रफ रीका है। एक नया डेवलपमेंट भी बंगाल की खाड़ी में शुरू हो रहा है साइक्लोनिक सर्कुलेशन के रूप में, जो अगले 24 घंटों के दौरान एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहाँ पर बनने की संभावना लग रही है, मध्य जो बंगाल की खाड़ी के ऊपर। तो अब मैं हवाओं की स्थिति में चलता हूँ। तो साइक्लोन की बात मैं लास्ट में, वीडियो के लास्ट में करूंगा। तो पहले यानी कि भारत के मौसम की बात कर लेते हैं। तो जैसे मैंने बोला पश्चिम विक्षोभ उत्तर भारत की तरफ आ रहा है, तो अगले
24 घंटों के दौरान ये पहुंच जाएगा। अभी भी कुछ इलाकों में जो पंजाब वगैरह यहाँ पर बारिश की गतिविधियां हुई थी, पर अब जो है बारिश की गतिविधियां पिछले 24 घंटों के दौरान कम से कम हमने देखा कि कम हो गई है। इसलिए तापमान भी कई इलाकों में बढ़ चुके हैं। अगर तापमान मैं आपको दिखाऊं, ये कल भी, पर जैसे कुछ इलाकों में तो रिकॉर्ड यानी कि तापमान कम देखने को मिल रहा है। मई के महीने में इतना कम नहीं होता, पर अब धीरे धीरे बढ़े हैं। जैसे पश्चिमी राजस्थान में जो बिल्कुल गर्मी नहीं थी, पश्चिमी राजस्थान भी हम देख रहे हैं कि काफी वेट हो चुका है पहले से। लेकिन बारिश की चूड़ियां देखने को मिल रही है। अभी यहाँ पर 39-40, अभी अभी तक जो मई आते आते अप्रैल मई के महीने में यहाँ पर लगातार जो है 45 के ऊपर तापमान यानी कि रहता है पश्चिमी राजस्थान में। पिछले साल भी इस समय यानी कि मई का शुरुआत जो है होते होते कम से कम पश्चिमी राजस्थान में जो है 45, 47, 48 यहाँ तक, और यहाँ तक कि जो मई के मिड के आसपास जो पश्चिमी राजस्थान के कुछ इलाके जैसे तन्नौद वगैरह, यहाँ पर 50 डिग्री तक तापमान रिकॉर्ड हो रहे हैं। लेकिन 48 to 50 डिग्री तक तापमान पहुंच गया था। पर इस बार जो है मई मिड तक उतना तो नहीं पहुंचेगा, पर अब जो है धीरे धीरे ये जो पश्चिमी विक्षोभ आएगा, इसके बाद धीरे धीरे जो है पश्चिमी राजस्थान, राजस्थान वगैरह से धीरे धीरे मौसम शुष्क होगा। जैसे ही अभी यहाँ पर मौसम शुष्क होगा तो क्या होगा कि जब मौसम शुष्क होगा तो यानी कि धूप का पूरा असर यहाँ पर पड़ेगा, नमी कम होगी और तापमान जाहिर सी बात है बढ़ना शुरू हो जाएंगे। तो अब पश्चिमी राजस्थान में तो तापमान बढ़ेंगे इन सारे इलाकों में, पर पंजाब और हरियाणा इस इलाके में अभी और पहाड़ों में अगले 24 घंटों के दौरान अब बढ़ेगी वेदर एक्टिविटी। तो पाकिस्तान की तरफ से अब ये वेदर एक्टिविटी आ रही है पश्चिमी विक्षोभ के साथ। तो पश्चिमी विक्षोभ पहुंचेगा 6 तारीख को पहाड़ों के ऊपर, देखिए कल कल परसों पहाड़ों के ऊपर पश्चिमी विक्षोभ पहुंचेगा। पहाड़ों में, कई ऊंचे पहाड़ों में बर्फबारी और बारिश की गतिविधियां कुछ इलाकों में देखने को मिल सकती है। उतनी भी हैवी नहीं होगी, पर उनकी मॉडरेट इंटेंसिटी का आपको देखने को मिल सकता है, लाइट टू मॉडरेट। और साथ ही पंजाब के ज्यादातर इलाकों में ही हल्की से मध्यम मेघ गर्जना के साथ बारिश की चुनिया देखने को मिलेगी, और इसलिए अभी तापमान बढ़ नहीं पाएंगे ज्यादा। हरियाणा के भी कुछ इलाकों में हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। साथ ही हो सकता है कि दिल्ली एनसीआर के इलाकों में भी कल जो है खंड वर्षा जिसे कहते हैं, पैची रेनफॉल, यानी कि कुछ इलाकों में बारिश हो गई, कुछ इलाकों में नहीं हुई, इस प्रकार की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। हो सकता है कि बादल या बारिश मूव कर यहाँ पर उत्तर पश्चिम की चला जैसे सहारनपुर, अमरोहा अमरोहा बरेली और इधर उत्तराखंड के कुछ इलाके हो गए। और साथ ही यहाँ पर हो सकता है कि आगरा और राजस्थान के जो उत्तरी इलाके हैं, चाहे वो श्रीगंगानगर हो और चुरू तक और सीकर, हो सकता है बीकानेर के भी उत्तरी इलाकों में हल्की फुल्की वेदर एक्टिविटी तक को देखने को मिल जाए। और बादल हो सकता है कि बीकानेर जैसलमेर के कुछ इलाकों तक बादल पहुंच जाए, पर इसकी संभावना थोड़ी कम है। यहाँ पर मुख्यतः गर्मी ही कल ज्यादा होगी। और 7 तारीख को भी लगभग मौसम ऐसा ही रहेगा। 7 तारीख को आप कह सकते हो पहाड़ों में रहेगी और बारिश मैदानों पर, ये पश्चिमी विक्षोभ उतनी बारिश तो नहीं देगी, पर एक सर्कुलेशन यहाँ फॉर्म होगा उत्तरी राजस्थान और पंजाब में। एक ट्रफ रेखा इस प्रकार जा सकती है दिल्ली वगैरह तक। तो इसलिए कुछ आप कह सकते हो कि बारिश की गतिविधियां हल्की फुल्की में जो वेदर एक्टिविटी है, मौसम में हलचल है, वो देखने को मिल सकती है। पर पंजाब के इलाकों में ही ज्यादा वेदर एक्टिविटी रहेगी। हरियाणा दिल्ली में हल्की फुल्की रहेगी, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, बाकी इलाकों में कोई खास इससे फेरबदल होने की संभावना नहीं है मौसम की। और 8 तारीख को धीरे धीरे ये पश्चिम में जाना शुरू हो जाएगा पश्चिम विक्षोभ, और फिर 9 तारीख से लगभग जो पंजाब हरियाणा वगैरह यहाँ पर मौसम शुष्क होगा। और यहाँ से इस प्रकार जो उत्तर पश्चिमी हवाएं हैं वो चलना शुरू होगी। फिर से जिन इलाकों में बारिश हो रही थी वहां पर मौसम शुष्क होगा। और फिर अब देखेंगे कि तापमान हल्के हल्के बढ़ना शुरू होंगे, यानी कि अचानक से तो नहीं बढ़ जाएंगे। तापमान पंजाब वगैरह में जो जिन इलाकों में इतनी बारिश हुई है धीरे धीरे बढ़ना शुरू होगी अभी, यानी कि इसलिए इस साल उतनी गर्मी नहीं पड़ी है। हो सकता है कि गर्मी पड़ते पड़ते थोड़ा लेट हो जाए, पर फिर अभी जैसे पश्चिमी विक्षोभ जाता है तो गर्मी बढ़ना शुरू होगी। और फिर 10-11 तारीख तक कम से कम कोई खास पश्चिमी विक्षोभ नहीं आएगा। फिर से 13-14 तारीख को आएगा, पर उसके बाद ये वाला जो पश्चिमी विक्षोभ जाएगा, इसके बाद एक तो थोड़ा लंबा गैप होगा, इसलिए तापमान बढ़ेंगे। और 11-12 यानी कि लगभग 12-13 तारीख के आसपास एक और पश्चिमी विक्षोभ अभी दिख रहा है फिलहाल। अभी तो मैं आगे के रोज में आपको बताऊंगा। वो लग रहा है कि इतना सशक्त नहीं होगा, केवल पहाड़ों के कुछ इलाकों में हल्की हल्की जो है बारिश की गतिविधियां, कुछ ऊंचे पहाड़ों में हो सकता है कि बर्फबारी भी दे जाए। और बाकी जो पंजाब और हरियाणा के इलाकों में उस समय लग रहा है कि कोई खास तरह एक्टिविटी नहीं होगी। तो अब आप कह सकते हो कि धीरे धीरे कहीं ना कहीं इस बारिश से उत्तर भारत को राहत मिलेगी। और ये यानी कि इस समय वैसे भी अनसीजनली है, आप कह सकते हो अभी इस समय जो है इतनी भी बारिश नहीं होती है, आपको पता होगा। तो ये है। और अब जो शेष इलाके हैं, मध्य और पूर्वी उत्तर प्रदेश के साथ साथ राजस्थान के शेष इलाकों में भी अब तापमान बढ़ना शुरू हो जाएंगे।
और भी यानी कि बढ़ेंगे अगले 24 से 48 घंटों के दौरान, तापमानों में और भी बढ़ोतरी आने की संभावना है। और अगर जैसे मैं आपको मई मिड के आसपास दिखाऊं, जो मैं बता रहा था, देखिए पश्चिमी राजस्थान इतना गर्म हो जाएगा, पूरा राजस्थान का पश्चिमी इलाका, दिल्ली तक भी, दिल्ली में 40 और दिल्ली पंजाब के इलाकों में पहुंच जाएगा फाइनली। और यहाँ आप देखिए 45, और पाकिस्तान के कुछ इलाकों में 46 47, यानी कि गर्मी का जो प्रचंड रूप है वो शुरू होने की संभावना है। राजस्थान और गुजरात के भी कुछ इलाके, गुजरात भी इससे आप कह सकते हो, कई इलाका जहाँ पर अरब सागर से उतनी जो है ठंडी हवाएं नहीं पहुंचेगी, वो भी प्रभावित होगा। तो इसके बारे में आपको आगे बताऊंगा। यानी कि कुल मिलाकर कहें तो उत्तर भारत में कुछ इलाकों में, पंजाब वगैरह में अगले 24 से 48 घंटे के दौरान रहेगी, ज्यादा जाके शुष्क रहेंगे और तापमानों में बढ़ोतरी आएगी, जिन इलाकों में बारिश नहीं होगी। यह है। अब पूर्वी भारत की तरफ चलते हैं। तो पूर्वी भारत में जो है, जैसे पश्चिम बंगाल के साथ साथ बिहार, झारखंड, कुछ इलाकों में अभी बादल छा सकते हैं, हालांकि कोई खास वेदर की संभावना फिलहाल नहीं है। तो साइक्लोन अभी एक यानी कि डेवलपमेंट है बंगाली खाड़ी में, तो भी आपने भी न्यूज में यानी कि न्यूज में सुना होगा, या किसी वेदर से देखा होगा, मौसम विभाग के वेबसाइट में देखा होगा, जो बनने की संभावना है वो फिलहाल तो अभी नहीं आ रही। और कैसे ये पश्चिम बंगाल की तरफ जाएगा नहीं जाएगा, अभी मैं वीडियो के लास्ट में थोड़ा बताऊंगा, और अभी उसका ट्रैक उतना क्लियर नहीं है। फिलहाल तो पश्चिम बंगाल में कोई खास वेदर एक्टिविटी नहीं होगी, तापमान बढ़ेंगे, हो सकता है कुछ दक्षिणी इलाकों में अचानक से वेदर एक्टिविटी आ जाए, ऐसा कुछ। पर मुख्यतः लग रहा है कि हवाएं आप देखिए इस प्रकार आएंगी, उत्तर भारत की तरफ से शुष्क हवाएं पश्चिम बंगाल की तरफ लगातार अभी चलेगी। ये पहले भी इन हवाओं के चलते यहाँ पर भीषण गर्मी दिखी थी, उतनी गर्मी नहीं होगी अभी, यानी कि क्योंकि पिछले दिनों में वेदर एक्टिविटी भी हुई है, तो उतना भी तापमान नहीं बढ़ेगा, पर हाँ तापमान कहीं ना कहीं बढ़ेगा। 7-8 तारीख के बाद और तापमान बढ़ना शुरू होंगे। कई इलाके आप देखिए 40 डिग्री, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड के इलाके 40 डिग्री का आंकड़ा छू सकते हैं या पार कर सकते हैं। 40, 41, जो 42, 42, 43 तक तापमान हो सकता है कि पहुंच जाए, पर यानी कि 45 भी कुछ इलाकों में पार हो गए थे कुछ दिन पहले। मैं बात कर रहा हूँ उनके अप्रैल के महीने में, अप्रैल के आसपास उस प्रकार की गर्मी हालांकि नहीं रहेगी। और और अगर उत्तर पूर्वी भारत की बात करें, तो अभी बांग्लादेश और उत्तर पूर्वी राज्यों के कुछ इलाकों में अगले 24 से 48 घंटों के दौरान बारिश की गतिविधियां रहेंगी। अरुणाचल में ज्यादा रहने की संभावना है, अरुणाचल और अपर असम में, क्योंकि पिछला पश्चिमी विक्षोभ का अवशेष रहेगा। और फिर यहाँ पर आप कह सकते हो कि वेदर एक्टिविटी उतनी थमेगी नहीं, क्योंकि 9-10 तारीख को ये वाली जो भी पश्चिमी विक्षोभ है, 9-10 तारीख को इसका भी अवशेष यहाँ पर पहुंचेगा। तो अरुणाचल में कुछ ना कुछ जारी ही रहेगी, अरुणाचल और अपर असम में। फिर 8-9 तारीख के बाद क्या होगा, जो बांग्लादेश और जो उत्तर पूर्वी राज्यों के दक्षिणी इलाके, एनएमएमटी, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इस इलाके में मौसम शुष्क होना, साफ होना शुरू हो जाएगा। तो इस इलाके में, त्रिपुरा में आप देख सकते हो 38, 39, 40 डिग्री तक, यानी कि जो गर्मी है वो उत्तर पूर्वी राज्यों के भी कुछ इलाकों में, ये जो दक्षिणी इलाके हैं यहाँ तक आ सकता है। असम के भी कुछ इलाकों में गर्मी पड़ सकती है। उसके बाद तो राहत दिख रही है, अगर ये साइक्लोन अगर म्यांमार की तरफ जी जाता है, तो यहाँ पर तो वेदर एक्टिविटी कुछ ना कुछ देगा। तो गर्मी यानी कि 8-9 तारीख के बाद यहाँ भी बढ़ेगी। और अब चलते हैं हम मध्य भारत की तरफ। मध्य भारत में कुछ इलाकों में बारिश की गतिविधियां हो रही है, पहले से काफी कमी आई है। हालांकि कुछ इलाकों में हमने देखा, मध्य प्रदेश के कुछ इलाके, और पिछले तो 3-4 दिन से रायपुर यानी कि काफी बारिश हुआ, आप कह सकते हो एकदम मानसून जैसे हालात बने हुए थे। पर आज बारिश नहीं हुई है, और आज भी हालांकि बादल, बारिश का आना जाना इस प्रकार दिख रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पर मॉइस्चर है पश्चिम बंगाल वगैरह, इसलिए आज यहाँ पर बादल छा सकते हैं। पर कल 6 तारीख से पूर्वी भारत यहाँ पर और मध्य भारत भी काफी ज्यादा शुष्क हो सकता है। गुजरात, मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में आज हो सकता है अगले 12 या 24 घंटों के दौरान हल्की फुल्की बारिश की सुविधा मध्य प्रदेश सहित गुजरात और यहाँ छत्तीसगढ़, विदर्भ, कुछ इलाकों में हो जाए, या मुंबई में भी बादल बादल छा जाए, नासिक में हल्की फुल्की बारिश हो जाए, यहाँ पर हो सकती है वो। पर कल 6 तारीख होते होते धीरे धीरे छटना शुरू होगी, 6-7 तारीख होते होते लगभग मौसम शुष्क हो जाएगा। पर अगले 24 से 48 घंटे के दौरान जो दक्षिणी छत्तीसगढ़ के एकदम जो इलाके हैं, जगदलपुर, कंकेर, दंतेवाड़ा, इस इलाके में, और उड़ीसा के तटीय इलाके, भुवनेश्वर, पारादीप, पुरी, कटक, और यहाँ पर जो इलाके हैं ये, और भी जो तटीय इलाके, भुवनेश्वर, सॉरी, उड़ीसा के बालेश्वर वगैरह, यहाँ भी बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है यहाँ पर महाराष्ट्र का जो उत्तरी, जो स्पेशली जो विदर्भ रीजन है, वो शुष्क रहने की संभावना है। छत्तीसगढ़ का ज्यादातर इलाका शुष्क रहेगा। हवाएं अब धीरे धीरे यहाँ पर ऐसे चलना यहाँ भी शुरू हो गई, घूमकर इस प्रकार शुष्क हवाएं पहुंचेंगी। और गुजरात की बात करूं, तो गुजरात में कुछ तटीय इलाकों में हो सकता है कि दिन के समय अगर अरब सागर से नमी पहुंच जाती है, तो जैसे आपका सूरत, वलसड, नवसारी हो गया इधर,
भावनगर ऊना हो गया, जूनागढ़ हो गया, यहाँ पर आप कह सकते हो कि 7 तारीख को भी, 6-7 तारीख को भी बूंदाबांदी वगैरह हो सकता है कि देखने को मिल जाए। कोई खास वेदर एक्टिविटी हालांकि नहीं रहेगी, और कुछ इलाकों में बादल बादल पहुंच जाए, खास वेदर एक्टिविटी नहीं रहेगी। और उसके बाद 9-10 तारीख के बाद धीरे धीरे शुष्क हवाएं भी राजस्थान की तरफ से आएंगी इस प्रकार, और मौसम और भी शुष्क होगा। तो 7-8 तारीख को कुछ रह सकते हैं। उसके बाद गुजरात में अब गर्मी बढ़ेगी, गुजरात में आने वाले दिनों में, उसके बारे में आपको बताऊंगा आगे वीडियोज में। महाराष्ट्र में और इलाकों की बात करूँ तो मुंबई वगैरह में अभी तो अरब सागर से नमी कुछ आ रही है, नमी बढ़िया हुआ है, तो यहाँ पर उतने एक तो तापमान नहीं बढ़ेंगे उतना भी ज्यादा, हो सकता है थोड़ी उमस भरी गर्मी रहे, और अगर ज्यादा उमस बढ़ता है, ज्यादा गर्मी बढ़ती है, तो हो सकता है आपको हल्की वार्षिक गतिविधियां भी देखने को मिल जाएगी। ये चीज आप कह सकते हो कि अभी दक्षिण गुजरात से लेकर मुंबई का पूरा जो महाराष्ट्र का जो कोंकण एरिया है यहाँ और गोवा तक इस प्रकार की देखने को मिल सकती है, हल्की फुल्की वेदर एक्टिविटी जो कि मानसिक गतिविधियां वो देखने को मिल सकती है दिन के समय। ये 7 तारीख को भी जारी रहेगी, 8 तारीख को भी कुछ जारी रह सकती है, 8-9 तारीख को। तो इस प्रकार की कोई खास वेदर एक्टिविटी नहीं होगी, और इसकी संभावना भी थोड़ी कम है, पर इंकार नहीं कर सकते। इस प्रकार है दक्षिणी महाराष्ट्र में जो है कुछ इलाकों में सोलापुर, कोल्हापुर वगैरह में यहाँ बारिश की गतिविधियां आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि एक तरफ रेखा इस प्रकार यहाँ पर जा रही है, यहाँ पर सर्कुलेशन है कर्नाटक के ऊपर, उत्तरी कर्नाटक में, जहाँ पर इतने दिनों से, कई दिनों से, जो पिछले दिनों से वेदर एक्टिविटी नहीं दिखी, वहां भी बारिश होगी। महाराष्ट्र के दक्षिणी इलाकों में बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी, और दक्षिण भारत की तरफ चले तो आंध्र प्रदेश में बारिश की गतिविधियां रहेंगी, और इससे मध्यम एक स्थानों पर हो सकता है कि भारी बारिश भी देखने को मिल जाए। और क्योंकि क्या हो रहा है, बंगाल की खाड़ी के साइड से भी जो मॉइस्चर का प्रभाव मध्य भारत की तरफ कम हुआ है, इसकी वजह से और भी एक कारण है, जो ये जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन अगले 24 घंटों के दौरान यहाँ डेवलप होगा, और एक ये ट्रफ रेखा इस प्रकार बनी हुई है यहाँ, साइक्लोनिक सर्कुलेशन ट्रफ रेखा, तो जो मॉइस्चर का प्रभाव है वो आप कह सकते हो दक्षिण भारत की तरफ ज्यादा है बंगाल की खाड़ी का, और इधर जो सर्कुलेशन अभी डेवलप होगा उसके तरफ जो है ज्यादा प्रभाव है इस तरफ, और इस तरफ जो प्रभाव है वो कम हो चुका है, इसलिए मौसम और भी शुष्क हो रहा है इस तरफ। तो इसलिए अभी यहाँ आंध्र प्रदेश में जारी रहेगी बारिश, तमिलनाडु में बारिश की गतिविधियां हल्की से मध्यम होगी, केरला में भी हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां कई इलाकों में रह सकती है, केरला, तटीय कर्नाटक, इस इलाके उत्तरी कर्नाटक में हल्की बारिश रहेगी, और मध्यम स्पेल्स आ सकते हैं बैंगलोर, चामराजनगर, सारे इलाकों में। दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत में हल्की से मध्यम बारिश कई इलाकों में होने की संभावना है, और कुछ स्थानों पर जैसे मैंने बोला स्पेसिफाइड करके आंध्र वगैरह में भारी बारिश भी आपको देखने को मिल सकती है। तो ये रहेगा, आप देख सकते हो दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत में बादलों में भी आप देख पा रहे होंगे कि बादल काफी हैं दक्षिण भारत में, तो बारिश यहाँ पर कुछ ना कुछ होती रहेगी 7-8 तारीख तक आराम से। 7-8-9 तारीख को भी बारिश की गतिविधियां रहेंगी यहाँ पर। 9 तारीख से कमी आना शुरू होगी, क्योंकि सिस्टम यहाँ पर बनेगा, सर्कुलेशन तो नमी यहाँ पर जो है ये एनर्जी को खींचने लगेगा, पर कम से कम 7-8-9 तारीख तक रहेगी, उसके आगे मैं आपको और भेज दूंगा। तो अब हमने भारत की मौसम की बात की ना, हाँ अंडमान निकोबार की मैं बात उसी साइक्लोन के साथ करूंगा। लक्षद्वीप में क्या है, लक्षद्वीप में अभी क्योंकि खास वेदर सिस्टम एक तो नहीं है, और जो भी यानी कि अगले 24 घंटों या 48 घंटों के दौरान जो भी वेदर एक्टिविटी होगी हल्की फुल्की, उसके बाद 8 तारीख से यहाँ पर लगभग आप तो मौसम शुष्क हो जाएगा, क्योंकि अरब सागर से जो एनर्जी है वो ये नया वेदर सिस्टम खींच लेगा, तो यहाँ पर और भी यानी कि वेदर एक्टिविटी कम होगी, लक्षद्वीप में कम होगी, अंडमान निकोबार में बढ़ेगी। अभी उसके बारे में आ रहा हूँ, तो अब ये साइक्लोन की बात करते हैं जो इतनी देर से मैं बता रहा हूँ। तो अभी बंगाल की खाड़ी में जो आप देख पा रहे होंगे, मैं पिछले दिनों में बता रहा था जो एंटी साइक्लोन बना हुआ था वो एक मिनट, तो यहाँ पर जो एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन इस तरह का बना हुआ था, लगातार हवाएं ऐसे जा रही थी, अभी उतना देखिए प्रोमिनेंट नहीं है, लगभग हट चुका है, और अभी जो है आप देखिए हवाएं इस प्रकार तो आ रही है, पर ये जो सशक्त एक एंटी साइक्लोन थोड़ा बना हुआ था बंगाल की खाड़ी में वो हट चुका है। तो इस एंटी साइक्लोन के हटने के बाद, एक तो एंटी साइक्लोन हट चुके हैं, सी सरफेस टेम्परेचर में दिखाऊं तो सी सरफेस टेम्परेचर भी जो है वो काफी अच्छा है, मैंने जैसे बोला 31-32 डिग्री तक सी सरफेस टेम्परेचर पहुंच रहा है, 30 डिग्री उसके ऊपर है, काफी अच्छा फेवरेबल कंडीशन है। तो इन सारे कंडीशंस के चलते जो है, और ऑब्वियसली बात है और भी एटमोस्फेरिक कंडीशंस कहीं फेवरेबल है, अभी एक साइक्लोन बनने की संभावना नजर आ रही है, मोचा साइक्लोन, जिसका नाम सॉरी मोका मोका होगा उसका जो ये प्रोनाउंसिएशन MOCHA है, पर उसका प्रोनाउंसिएशन मोका है। तो ये जो साइक्लोन है ये ऐसा अभी अगले 24 घंटों के दौरान एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बंगाल की खाड़ी में 6 या 7 तारीख को लगभग कल परसों फॉर्म होने की संभावना नजर आ रही है, जो कि लगभग यहाँ पर फॉर्म होगा, यहाँ पर फॉर्म होने की संभावना नजर आ रही है। ECMWF यहाँ दिखा रहा है
जीएफएस की दिखाऊं, जीएफएस, एक मिनट, यानी कि ईसीएमडब्ल्यूएफ ज्यादा एक्यूरेट मॉडल होता है, इसलिए मैं आपको इसी से समझाता हूँ। जीएफएस भी यानी कि कभी कभार हो सकता है कि ईसीएमडब्ल्यूएफ गलत हो जाए, जीएफएस सटीक हो जाए, पर ज्यादातर समय दिखा जाता है क्योंकि ईसीएमडब्ल्यूएफ थोड़ा और एडवांस है और थोड़ा आप कह सकते हो कि थोड़ा एक्यूरेट इनका जो है वो होता है। तो इसलिए पहले मैं आपको ईसीएमडब्ल्यूएफ दिखा देता हूँ साइक्लोन के। इसमें भी अभी ट्रैक उतना सुनिश्चित नहीं हुआ है क्योंकि ये जो है अभी और भी 2-4 दिन लगेंगे इसमें, किस प्रकार की जो हवाओं की स्टीयरिंग होती है, यानी कि हवाएं ऊपर कैसे चल रही है वो साइक्लोन को ड्रैग करके ले जाती है। तो यहाँ एक सर्कुलेशन बनेगा कल, आप देख सकते हो स्पष्ट रूप से, अब मैं जूम किया मैंने तो यहाँ पर बनेगा। और इसलिए अब अंडमान निकोबार द्वीप समूह में तो कल से ही बारिश का कुछ बढ़ना शुरू होगी, पर कल कोई परमानेंट चेंज नहीं दिखेगा। दक्षिणी द्वीपों में कुछ बढ़ना शुरू हो सकता है 7 तारीख को, हो सकता है कि 7-8 तारीख को ये और थोड़े आकर मूव मूव होकर के एक मिनट, यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये ऐसा लो प्रेशर एरिया बन सकता है। लो प्रेशर एरिया हो सकता है कि साइक्लोनिक सर्कुलेशन के इंटेंसिटी में ही रहे। जीएफएस का अगर दिखा दूं मैं आपको तो एक मिनट, थोड़ा नेट जो है वो स्लो है। हाँ, तो जीएफएस में तो आप देख सकते हो कि ऐसा वेलमार्क लो प्रेशर दिखा रहा है इसको 8 तारीख को। तो ये ऐसा हो सकता है, पर ईसीएमडब्ल्यूएफ दिखा रहा है कि ऐसा साइक्लोनिक सर्कुलेशन या लो प्रेशर ही 8 तारीख को रहेगा। और ईसीएमडब्ल्यूएफ के मुताबिक 9-10 तारीख को ये ऐसा वेलमार्क लो प्रेशर या लो प्रेशर वेलमार्क लो प्रेशर बन जाएगा 10 तारीख को कम से कम। ईसीएमडब्ल्यूएफ का ही मैं पहले आपको दिखा देता हूँ। और ये अंडमान निकोबार में तो उस समय मध्यम से भारी बारिश गतिविधियां शुरू हो जाएगी 10 तारीख के बाद से, और अति भारी बारिश 11 तारीख से शुरू हो जाएगी। 11 तारीख को ये सिस्टम हो सकता है कि एक डिप्रेशन का रूप ले ले, और 12 तारीख होते होते आप विंड स्पीड्स देखिए इसका, ये साइक्लोन बनने की संभावना 12 से 13 तारीख के बीच है 69-73 तक है। ये नॉट्स में मैं आपको दिखाऊं तो अब देखिए 39 नॉट्स है, और आपको याद होगा जो स्पीड नॉर्मल साइक्लोन की होती है वो 34 के ऊपर अगर जाती है तो साइक्लोन उसको घोषित कर दिया जाता है। तो ये ऐसा साइक्लोनिक स्टॉर्म मौका 12 तारीख को बनने की संभावना काफी ज्यादा नजर आ रही है। ईसीएमडब्ल्यूएफ का अगर आप ट्रैक देखिए और आगे आप देखिए, ईसीएमडब्ल्यूएफ दिखा रहा है कि 102 किलोमीटर पर आवर, यानी कि नॉट्स में 55 नॉट्स। तो हो सकता है कि सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म के कैटेगरी तक भी ये पहुंच जाए। और उसके बाद ईसीएमडब्ल्यूएफ ऐसा दिखा रहा है कि ये म्यांमार के इलाकों में जाकर लैंडफॉल करेगा। ये नेट थोड़ा स्लो है इसलिए आप थोड़ा सा यानी कि प्रॉब्लम आ रहा होगा, लेकिन में कि आप देखिए 13 तारीख को ये इस प्रकार म्यांमार की तरफ 13 से 14 तारीख के बीच ईसीएमडब्ल्यूएफ दिखा रहा है कि ये लैंडफॉल करेगा। दूसरा यानी कि जीएफएस की देखिए तो जीएफएस इसी प्रकार दिखा रहा है कि ये जीएफएस दिखा रहा है और भी स्ट्रांग होगा, इसको और भी सी ट्रेवल मिलेगा, क्योंकि सारे वेदर मॉडल दिखा रहे हैं कि स्पीड थोड़ा ज्यादा है। सी ट्रेवल भी यानी कि ठीक ठाक है, आप कह सकते हो। ईसीएमडब्ल्यू भी इतना सी ट्रेवल दिखा रहा है, ईसीएमडब्ल्यू थोड़ा कम दिखा रहा है सी ट्रेवल, पर जीएफएस थोड़ा ज्यादा सी ट्रेवल भी दिखा रहा है। तो और भी अब देखिए 123 तक स्पीड दिखा दिया जीएफएस ने। पर इसका भी ये जो दक्षिणी म्यांमार की तरफ दिखा रहा था, इसका लैंडफॉल ये अभी दिखा रहा है कि बांग्लादेश म्यांमार बॉर्डर के आसपास जो त्रिपुरा वगैरह से सटा हुआ जो इलाका यहाँ पर होगा। और अगर अभी जो ईसीएमडब्ल्यूएफ का जो प्रेडिक्शन है कि ये म्यांमार के दक्षिणी इलाकों में होगा, थाईलैंड की तरफ चले जाएगा, तो ऐसा होने से भारत में आप कह सकते हो भारत का जो पूर्वी तट है यहाँ पर नेग्लिजिबल जो है इसका इफेक्ट होगा, नेग्लिजिबल इफेक्ट होगा। पर अगर यदि ये जो साइक्लोन है ये यहाँ लैंडफॉल करता है बांग्लादेश म्यांमार बॉर्डर में, तब उत्तर पूर्वी राज्यों में तो काफी इसका आप देखिए असर देखने को मिल सकता है। कुछ इलाकों में तेज हवाएं और बारिश की स्थितियां काफी अच्छी, क्योंकि पश्चिम बंगाल की भी जो वंगीय पश्चिम बंगाल है, यहाँ भी कुछ इलाकों में तेज हवाओं के साथ आंधी बारिश जैसी स्थितियां देखने को मिल सकती है। खास असर नहीं होगा, पर होगा अगर ये इस प्रकार म्यांमार के दक्षिण में जाता है तब नहीं होगा। अगर यानी कि भारत की तरफ आता है, भारत के आसपास इस प्रकार का उत्तरी म्यांमार या बांग्लादेश की तरफ लैंडफॉल करता है, तब देखने को मिल सकता है। अब ये देखने की बात है। मैं अभी और एक वीडियो जो है हो सकता है कि इसके बारे में अभी आज अपलोड कर दूं, क्योंकि ये वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो चुका है अगर यानी कि, और उतना भी डिस्कस मैं नहीं कर पाया हूँ जो आईएमडी का भी और एक चीज मुझे आपको दिखाना था, वो मैं आपको और एक वीडियो साइक्लोन मौका के ऊपर बनाकर ही दूंगा। तो अभी के लिए इतना है, आगे का वीडियो देखते रहिए मेरे चैनल को। जय हिंद, जय भारत।